वो बोल रहा था कि क्या हम स्कूल में ऐसा कुछ करते हैं? हम स्कूल में टेक्स्ट बुक पढ़ाते हैं, कोर्स करिकुलम के बारे में सोचते हैं, पढ़ाने के अलावा इसी वैल्यू आधारित शिक्षा और जो लाइफ में जो काम आए, वही हम करते हैं। तो मैं थिंकिंग प्रोसेस में चली गई थी और उसके बाद ओवी पर हमारी रिट्रीट हुई थी, तब मैं गई। तो वहाँ सब बच्चों के साथ जो सदविचार से जुड़े हुए और बच्चों के साथ अच्छे काम करने का निश्चय करके जो काम कर रहे थे, उसी की मीटिंग हुई थी। वैसे भी ओएसिस का एनवायरनमेंट तो बहुत ही हेवन जैसा है और उसमें भी सभी जो अच्छी भावनात्मक हृदय वाले सब जो टीचर्स या सभी जो फैकल्टी फैसिलिटेटर थे, वो साथ में मिले थे, तो मुझे सब देवी देवता की तरह लगे और मुझे हेवन जैसा फीलिंग हुआ। तो उसके बाद में डीआईसी कैंप में मुझे काम करने का मौका मिला। डीआईसी में मैं गई तो कच्छ, सौराष्ट्र, वलसाड़, सूरत, नवसारी, अहमदाबाद, अलग अलग प्रांत से बच्चे आए हुए थे। एक दो दिन में तो ऐसे मिलजुल गए थे कि जैसे मैंने कम्युनिटी बिल्डअप होते हुए देखी। तो बहुत मुझे खुशी हुई कि एक दो दिन में बच्चे कैसे मिलजुल जाते हैं फ्रीली एनवायरनमेंट में। और स्टार रेटिंग होती थी, बच्चे को बहुत अप्रिशिएट किया जाता था, जो अच्छा काम करते थे उसे बहुत नवाजा जाता था। और पार्लियामेंट में जो बच्चे पहले आए थे, कुछ नहीं बोलते थे, वो अपनी मन की बात स्ट्रांगली रख पाते थे, ये मैंने देखा। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन मेरी जर्नी की शुरुआत यहीं से शुरू हुई। और जब मैं स्कूल में गई अपनी ये डीआईसी करके, तो स्कूल में मैंने ये इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर दिया। सभी स्टाफ को साथ में बुलाया और टीचर से यही बात की कि हमें बच्चे को ज्यादा सुनना है, बच्चे को अप्रिशिएट ज्यादा करना है। जो बच्चे केवल मार्क के मापदंड से बच्चे को मापना नहीं है, जो बच्चे अच्छा काम करते हैं उसे भी हमें नवाजना है, उसे उसे भी अप्रिशिएट करना है। जो बच्चे कुछ नहीं बोलते उस पर भी ध्यान देना है। सभी बच्चों को साथ में लेके हमें काम करना है। मेरा स्टाफ भी बहुत ही अच्छा है और मेरा टीम वर्क भी बहुत अच्छा चल रहा था। तो सबने हमने तय किया और स्कूल में ये सब बहुत अच्छी तरह चल रहा था। हम सैटरडे को हमारी असेंबली होती थी, तो असेंबली में जो भी बच्चे अच्छे काम कर रहे थे, उसको सबके सामने हम क्लैपिंग करते थे, स्टार देते थे। और हमारे प्रोग्रेस रिपोर्ट होते थे, उसमें भी हमने ये स्टार देना शुरू कर दिया। तो स्कूल में भी बदलाव आना शुरू हो गया। और एक बार हमारे तीसरी कक्षा की टीचर ने बोला कि नंदिनी नाम की लड़की है, वो असेंबली में सबके सामने पाड़ा बोलना चाहती है। वैसे पाड़ा बोलना बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बच्ची ऐसी थी जो मेंटली डिसेबल थी। लेकिन टीचर ने मोटिवेट किया, सब क्लास वाले लड़के भी बहुत साथ देने लगे। तो ये लड़की तीसरी कक्षा तक 1 से 10 तक नहीं लिख सकती थी, वो लड़की पाड़ा बोलने लगी। तो ये बदलाव हमने स्कूल में खुद देखा और ये ग्रेट अचीवमेंट हमारे स्टाफ के लिए, मेरे लिए था। और हम सब इतना अच्छा रिजल्ट देख रहे थे, हमारे सामने था। और डीआईसी के बाद मुझे मिसाल प्रोजेक्ट में जज का जो काम करने को मिला। हम मिसाल प्रोजेक्ट में मुझे ऐसा लगा कि हम युवा पर ऐसा ब्लेम कर रहे होते हैं कि वो मोबाइल में ही पड़े रहते हैं, उसे दुनिया की कुछ पड़ी नहीं, समाज की पड़ी नहीं, घर की पड़ी नहीं, उसे तो अभी बच्चे नेट में ही फंसे हुए रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मिसाल प्रोजेक्ट में जो भी बच्चे को हमने सुना, उसका ऐसे लिखा हुआ था, ग्रुप डायलॉग में सुना, तो वो बच्चे जो वही बच्चे थे, वही युवा थे कि जिसके पर हम ब्लेम करते थे, लेकिन उसे अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और उसके सामने अच्छी बात रख ली। उसके जो अपने अंदर की आग है, वो बाहर रखने का प्लेटफॉर्म मिला। तो वही बच्चे अपने अंदर की आग है, वो बाहर निकाल रहे थे। वो मैं इन्हें अपने सामने ये सब देखा, तो मैंने ऐसा सोचा कि युवा को ऐसा प्लेटफॉर्म जरूर मिलना चाहिए और ऐसा प्लेटफॉर्म ओएसिस ने बहुत अच्छी तरह दिया। ये बहुत बड़ी बात थी। और लाइफ क्लास शुरू हुआ, मेरा लाइफ क्लास लेने जाना था। सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात थी। पहले तो मेरा खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ लेने जाने से पहले। श्रेय और प्रेय, मुझे क्या पसंद करना है, क्या नहीं पसंद करना है, बच्चे तो को मैं बाद में सिखाऊंगी, लेकिन पहला मेरा सीखना शुरू हो गया, मेरी लर्निंग शुरू हो गई।
बहुत कुछ सक्सेस के पीछे फंडा क्या है, सक्सेस कौन से मायने सक्सेस के पीछे रहते हैं। तो ये सब मैंने लाइफ क्लास में बहुत ही सीखा। लाइफ क्लास में बहुत अच्छे इंसिडेंट भी रहा। एक मैं इंसिडेंट यहाँ बताते हूँ कि लाइफ क्लास ले रही थी, तब एक बच्चा, लाइफ कैंप था गांव में, तो एक बच्चा पढ़ना लिखना नहीं जानता था, 8वीं कक्षा का बच्चा था, गांव का बच्चा था। लेकिन जब उसने अपने जीवन में क्या लाइफ में बनना है आगे, और क्या बन के क्या अच्छे काम करने हैं, तो सब बच्ची को ये लिखने का बोला था और बाद में बोलने का बोला था। तो वो लड़के ने मेरे पास में ही बैठा था, तो बोला कि मैं लिख तो नहीं सकता लेकिन मैं बता सकता हूँ, मेरा सपना जरूर है, मैं कुछ करना भी चाहता हूँ लेकिन मुझे पढ़ना लिखना नहीं आते। तो वही बच्चे ने सबके सामने अपना सपना अच्छी तरह विजुअलाइज किया और बताया कि क्या क्या अच्छा काम करना है। तो उसी साथ उसकी क्लासमेट बच्चे थे, वो बोल रहे थे कि इतने साल से क्लास में टीचर के सामने कुछ भी नहीं बोलता है, लेकिन यहाँ इतना बोला। और मैंने बाद में उस बच्चे को बोला कि तू क्या अभी पढ़ना लिखना सीख जाएगा? तो वो बोला कि हाँ, मेरा सपना पूरा करना है तो मुझे पढ़ना लिखना तो जरूरी है, मैं जरूर सीख जाऊंगा। तो उदय भाई ने थोड़े दिन पहले जब बात रखी थी कि लाइफ क्लास से बच्चे को समझ बहुत आती है, और पढ़ने की समझ आती है, क्या करना है क्या करना है, क्या अच्छी चॉइस लेनी है, ये सब बहुत समझ आ जाती है। तो ये बात सही है, मैंने खुद ने देखी है ये बात। और एग्जाम की ऐसी की तैसी में एक इंसिडेंट यह होता है बच्चों पे, हम क्या मन की बात हम कई बार सुनने को मिलती है कि 10th कक्षा का जो क्लास था इंग्लिश मीडियम का, मैं एग्जाम की ऐसी की तैसी का क्लास लेने गई। तब मैंने बोला कि आपको एग्जाम का फियर लगता है? तो सभी बच्चों ने एक ही आवाज में बोला कि एग्जाम का फियर तो क्यों नहीं लगेगा, हम इंग्लिश मीडियम के क्लास में पढ़ते हैं और हमारे सभी टीचर गुजराती मीडियम के पढ़ाने आते हैं। तो हम सबकी यही फरियाद है कि हमें इंग्लिश मीडियम का टीचर नहीं पढ़ाने आते हैं, तो हम एग्जाम में क्या लिख पाएंगे। तो ये बच्चों की भी कई मुश्किलें होती है, वो हम सुन नहीं पाते। और मैं स्कूल में भी थी और ओएसिस में भी क्लास लेना शुरू किया था। तो मेरे सामने दो परिस्थिति का डिफरेंस भी आने लगा था। मैं देखती थी कि हम स्कूल में ज्यादातर बच्चों को सुनते नहीं। खैर, जब ओएसिस में हम क्लास लेते हैं तो बच्चे को ज्यादा से ज्यादा सुनाया जाता है। हम ऐसा स्कूल में मानते हैं कि सभी बच्चा को सभी सब्जेक्ट आना चाहिए। वैसे देखा जाए तो सभी बच्चे यूनिक हैं, तो सबकी चॉइस अलग अलग हो सकती है। तो ये हम एक ही मापदंड से बच्चों को नापते हैं, तो ये भी स्कूल में जरूर करना चाहिए। और मेरे में सोच में तो ये बदलाव आ गया था, ओएसी से साथ जुड़ने से मैं बहुत बदल गई थी, मेरा खुद में चेंज होता जा रहा था। और बाद में जब L3 का सेशन मेरा स्टार्ट हुआ, तो पेराडियम क्या होता है, पेराडियम के बारे में बहुत समझ आई। और हमारे खुद को हर्ट होने से कैसे बचाना है ये भी मैं अच्छी तरह समझ पाई। और जो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह मैंने वहाँ करना सीखा कि टाइम मैनेजमेंट में हमें अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम में को पहला काम करना है, और जो इम्पोर्टेंट और अर्जेंट नहीं है उसे साइड में रखना है। तो इससे मेरा टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा होने लगा। मुझे बुक रीडिंग करने का बहुत शौक था, लेकिन टाइम कहाँ निकल जाता था पता नहीं चलती। अब मुझे ये टाइम भी मिलने लगा है। तो ये सब मुझ में मेरी जो ओएसिस के साथ काम करने से मेरी जो भूख थी कि ज्यादा से ज्यादा मेरा सेल्फ डेवलपमेंट करूं और बच्चों के लिए अच्छी तरह काम करूं, तो उसे प्लेटफॉर्म मिलता गया और मैं ये करती गई। और मुझे खुद में बदलाव बहुत ही मैंने खुद में देखा है। और घर में जो ये सब करना, मेरी जॉब भी चालू थी, लाइफ क्लास लेना था, तो मुझे कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलना जरूरी था। तो 8 बजे सेशन लेने जाना था, और घर में टिफिन भी तैयार करना था, स्कूल पे भी टाइम पे पहुंचना था। तो मैं सुबह जल्दी उठ के टिफिन भी बनाती थी, लाइव क्लास भी लेती थी, और स्कूल में भी टाइम पे पहुंच जाती थी।
तो उसमें कंफर्ट जोन से बाहर आई तो मैं ये सब शिक्षक ही। और ऐसा होता है ना, जहाँ चाह वहाँ राह। तो मुझे जो अच्छा लगता है, जिसमें मुझे इंटरेस्ट लगता है, तो वो मैं अच्छी तरह कर लेती हूँ। और मुझ में ओएसिस मिलने के बाद बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और मैं जो पहले वाली परीक्षा थी वो बिल्कुल ही बदल गई हूँ। अब स्कूल में भी मैंने रिजाइन किया है, और ऐसा सोचा है कि मेरी एक स्कूल को क्यों फायदा हो। गुजरात की और इंडिया की कई सारी स्कूलें हैं, और कई सारी स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल तक ये बात नहीं पहुंच पाती है, जो अक्सर बच्चों के लिए होनी चाहिए, जो बच्चों को शिक्षण होना चाहिए। तो सभी शिक्षकों को ये बात मिले कि हम बच्चों के लिए क्या करें, ऐसा उसकी लाइफ के लिए हम क्या करें, कि जिसके लिए वो भविष्य के लिए अच्छे नागरिक बने, उसके जीवन में अच्छी वैल्यू संपादन हो। और बच्चे हैं वो आत्मसंतोष से जीना सीखे, उसके मन को प्रसन्नता मिले। तो ये सब मैं करना चाहती हूँ। तो मैं ज्यादा से ज्यादा शिक्षक तक पहुंचना चाहती हूँ। मेरा जीवन का एम यही है। ओएसिस से मुझे मेरे जीवन का मकसद मिल गया है, और भावात्मक हृदय है मेरा खिल गया है। और बहुत कुछ ओएसिस से मिला है मुझे। थैंक यू ओएसिस फॉर गिविंग मी सच चांस तो शेयरिंग फॉर मी दिस। थैंक यू ओएसिस। मैं बहुत ही प्रसन्न रहती हूँ, आनंदित बहुत हूँ। और मुझे आत्मसंतोष मिलता है। अभी तो मुझे बहुत कुछ काम करना बाकी है। तो बस मेरा ये ड्रीम फुलफिल हो, यही प्रार्थना। थैंक यू ओएसिस। थैंक यू परीक्षा बेन फॉर वंडरफुल शेयरिंग। आपने तो पूरा दिल खोल के रख दिया हमारे सामने, राइट। एंड नाउ अहमदाबाद की दोस्त को तो हमने सुन लिया। अब बारी है सूरत के एक फैंटास्टिक पर्सन को सुनने की, जिनका नाम मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जयेश भाई नकुम इज इक्वल टू स्माइल, क्योंकि वो एवर स्माइलिंग पर्सनालिटी है। जब भी देखो हमेशा हंसते हैं। इतनी बड़ी स्कूल में उन्होंने एडमिन लेवल में काम किया है, जहाँ पे 7,000 से भी ज्यादा बच्चे थे। और अभी उन्होंने खुद का अपना स्कूल स्टार्ट किया है, राइट। एंड वेरी सपोर्टिव, हमेशा कोई भी काम के लिए कभी भी ये फ्रेंड ने हमें मना नहीं किया है। एंड हमेशा जितना हो सके उतना विथ स्माइल सपोर्ट किया है। तो ऐसे फ्रेंड को मैं इनवाइट करूंगी नेक्स्ट शेयरिंग के लिए, मिस्टर जयेश नकुम फ्रॉम सूरत। थैंक यू धैर्य जैन, मुझे ये मौका देने के लिए। और सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं जयेश सूरत से हूँ। और जैसे जयेश भाई थोड़ा आपका वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं आप, थोड़ा सा। या हेलो, हाँ जी, अभी हाँ, सही है वो? परफेक्ट। या परफेक्ट, थैंक यू। जी, थैंक यू। तो जैसे भैरवी बहन ने कहा कि विथ स्माइल ऑलवेज उनका रहता है, लेकिन ये जो मैजिक है वो 3 साल पहले नहीं था। 3 साल पहले के अगर जयेश को आप देखते तो उनका चेहरा बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा अभी आपको दिख रहा है। और ये जो सारा श्रेय है ये मैं ओएसिस को देना चाहूँगा, क्योंकि ओएसिस की वजह से मेरे जीवन में काफ़ी मतलब बदलाव हुए हैं, अनगिनत बदलाव हुए हैं, ऐसा भी मैं कहना चाहूँगा। मैं शुरू करूँगा ओएसिस में, मतलब मेरी शुरुआत कैसे हुई, मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई। तो जिस स्कूल में मैं काम करता था उसमें ओएसिस की जब एंट्री हुई तो भैरवी बहन और उनके साथी हमारे स्कूल में आए, और ओएसिस के सारे अलग अलग जो डिवीजन है उनके बारे में उन्होंने बताया, जानकारी दी। तो उस समय में ओएसिस में मेरा एंटर होने का जो इरादा था वो सिर्फ एक मेरा निजी था। उस समय मेरे ऐसे पर्सनल रिलेशन और फैमिली को लेके काफ़ी क्राइसिस चल रहे थे। तो हमें एक छोटा सा ब्रोशर दिया गया था जिसमें काफ़ी मतलब चीज़ें लिखी हुई थी कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपको ये प्रॉब्लम है, आपको ये प्रॉब्लम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। और लास्ट में लिखा हुआ था कि तो आप
ओएसिस में इस ज्योतिधर के प्रोग्राम में ज़रूर शामिल हुए। तो मुझे तो अल्टीमेटली मेरा जवाब ढूँढना था। तो मैंने कहा ठीक है चलो, अगर यहीं पे हमारे आंसर अगर मिल जाते हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो क्या प्रॉब्लम है जॉइन होने में। तो बस उसी के साथ जॉइन हुआ, लेकिन जॉइन होने के बाद पता चला कि यहाँ हमारी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। बस हमें ही हमारी प्रॉब्लम को ढूँढ के उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो वो किस तरह से होगा, उसका रास्ता बखूबी वहाँ से जानने को मिला। और उसके बाद जो है लगभग ओएसिस ज्योतिर्धर में शामिल होने के लगभग 1.5 साल के बाद मेरी लाइफ में ऐसे 360 डिग्री है, ऐसे टर्न होने लगा। तो शुरू-शुरू में काफ़ी अंदर ही अंदर एक एक दूसरा इस इंसान मेरे साथ लड़ने लगा। मैं ऐसा फ़ील करने लगा कि पहले जो मैं सोचता था, मेरी सोच थी, वो एकदम अनजान थी। जो मन में आया, जो सोचा, वो कर दिया। जो बदलाव आए, उसके कारण अंदर से ही एक इंसान हर हर वक़्त ऐसे सचेत होने लगा कि जब भी कोई थॉट मन में आता है, तो उसके पीछे तुरंत वो इंसान आके कहता है कि हाँ, यहाँ पर तुम्हें क्या करना है? या वो सवाल पूछता था कि क्या तुम कहे क जो कर रहे हो, सही कर रहे हो कि नहीं? तो एक तरह से मेरे जीवन में एक अंदर से काफ़ी अवेयरनेस अ, बाहर आई, जो अ, मैंने उसे फ़ील किया। तो उसके कारण काफ़ी मेरी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आए, जिसमें मैं ये 2 अलग पार्ट में शेयर करना चाहूँगा। तो ओएसिस के ज्योतिर्गर प्रोग्राम में मैं जब जॉइन हुआ, उससे पहले जो मेरी सोच थी स्कूल के बारे में, जैसे अभी भैरवी बहन ने बताया कि हमारे स्कूल में काफ़ी स्ट्रेंथ है, काफ़ी बच्चे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है टीचर्स भी, स्टाफ भी बहुत सारे हैं और एज़ एडमिन लेवल पे उन सभी के साथ काम करना तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है ही हमारे लिए। लेकिन उस वक़्त जो है दूसरों के बारे में मतलब उनके बारे में उनके दोष ढूँढते रहना हमेशा, और कहीं न कहीं खुद को बाहर निकालते हुए दूसरों को दोषी ठहराना। ऐसा एक मेरा अंडरस्टैंडिंग था। और कहीं न कहीं जो भी अ, अनचाही परिस्थिति जब भी होती थी, तो काफ़ी पीड़ा, काफ़ी पेन फ़ील करता था। लेकिन जब वर्कशॉप अटेंड किए ज्योतिर्गर के, उसके बाद मुझे समझ आने लगा धीरे-धीरे कि ये जो कुछ भी सिचुएशंस क्रिएट हो रही है, उसमें कहीं न कहीं मेरा ही हाथ है। कहीं न कहीं उसके लिए मैं ही ज़िम्मेदार हूँ। तो वो जैसे-जैसे समझ आने लगी और वो एक वो पैटर्न समझ में आने लगी। तो धीरे-धीरे वो जो गिल्ट रहा करती थी, वो धीरे-धीरे वो फिनिश होती गई और वो चीज़ें सामने आने लगी कि कहाँ पर मैंने क्या स्टेप लिए थे, उसका रिज़ल्ट मुझे क्या मिला, तो आगे मुझे क्या करना है। तो उसी तरह से मेरे रिलेशंस काफ़ी चेंज होते गए और फैमिली में और बाकी अलग-अलग रिलेशंस में उन सभी के प्रति एक कृतज्ञता का भाव प्रकट होने लगा, क्योंकि फिर एक वो अ, नज़रिया ही चेंज हो गया मेरा लोगों को देखने का। तो वो एक पेन धीरे-धीरे वो एक दूर हुआ। उसके बाद स्कूल के अंदर बच्चों के साथ काम करना तो अ, मेरा पेशा नहीं था और ना ही मेरा शौक भी था। एक फाइनेंस अर्निंग को लेकर के मैं ऐसे स्कूल में दाखिल हुआ था। लेकिन जैसे-जैसे धीरे-धीरे वो इस चीज़ के सारे प्रोग्राम करने लगे, ज्योतिर्गर के बाद मिसाल में काफ़ी मैंने काम किया है दूसरे दोस्तों के साथ। और एक
एग्जाम की लाइव क्लास और टीम इंडिया कैंप में भी मैं गया हूँ। तो इस तरह से प्रोग्राम अटेंड करते करते बच्चों से भी एक लगाव होने लगा और एज अ पेरेंट्स भी मुझे मेरा ये भी सपना था कि मेरे बच्चे भी उनके अंदर ऐसा भाव पैदा हो, ऐसा उनका जीवन बने जो हमारे लिए तो हो, लेकिन दूसरों के लिए भी वो एक प्रेरणादायक जीवन बने उनका। तो पहले जब स्कूल में काम करते थे तो काफ़ी लोगों के साथ मतलब काफ़ी फरियाद रहा करती थी। लेकिन वर्कशॉप में ये जाना कि ट्रुथ आर मल्टी डायमेंशनल, तो सत्य बहुपरिमाणीय है, ये देखा। तो पहले मैं ये सोचता था कि जब कोई मेरे पास आना होता था किसी का, तो मैं दिमाग में ऐसे ठान के रखता था कि अब जैसे वो आएगा तो मैं अब तो उनको सुना ही दूँगा। जैसे ही अब वो मेरे पास मेरे सामने आएँगे ना, तो अभी पक्का मैं उनको सुना ही दूँगा। लेकिन वर्कशॉप अटेंड करने के बाद, इस जर्नी में जुड़ने के बाद, जैसे कुछ समय गुज़रा, तो उसके बाद धीरे-धीरे वो चेंज होता गया कि अब वो आएँगे तो अभी उनको मैं पक्का सुन लूँगा। अब मैं उनको सुनाने वाला नहीं हूँ, अब पक्का मैं उनको सुनने वाला हूँ। तो धीरे-धीरे अभी जैसे परीक्षा बेन ने भी कहा था कि लिसनिंग करना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ही। तो मैंने मेरी स्कूल के अंदर मैं देखता था कि एडमिन में मेरे साथ में जो कोवर्कर्स थे सारे, वो कहीं न कहीं बच्चों को पनिशमेंट करते थे। मैं भी बहुत सारा पनिशमेंट करता था बच्चों को, बहुत पनिश करता था। लेकिन इस सब में जुड़ने के बाद मुझे लगा कि ये तो 100% गलत रास्ता है। बच्चों को मारने से या उनको पनिश करने से तो वो अ, बिल्कुल उसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं। बल्कि उल्टा उनके अंदर जो भी स्किल्ड है या कुछ करने की चाह है, उसको हम दबा रहे हैं। तो मैंने एक छोटा-सा उम, अ, जिसे नुस्खा कहते हैं, मैंने शुरू किया। मेरा लिसनिंग का सेशन जब खत्म हुआ तो मैंने स्कूल में आकर के शुरू किया कि जब काफ़ी बच्चों के बीच में जब भी कोई झगड़ा या कुछ होता है तो वो हमारे सामने आते हैं और कंप्लेन करते हैं कि सर ये हुआ, वो हुआ। तो उसी में ही पूरे दिन उलझे रहते हैं और पूरे दिन में परेशान हो जाते हैं, जो भी टीचर्स या प्रिंसिपल वगैरह होते हैं। तो फिर मैंने वहाँ ये शुरू किया कि वो दोनों बच्चों को, जैसे 2 बच्चे अगर कंप्लेन लेके आते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि बेटा एक काम करें, अ, जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में, वहाँ पर मैं तो अवेलेबल था नहीं, आप 2 ही बच्चे थे और जो कुछ भी हुआ है वो आप दोनों के बीच में हुआ है। तो क्यों ना हम एक काम करते हैं, आप दोनों, मैं आपको एक जगह दे देता हूँ प्राइवेटली, आप दोनों बैठो, जितना टाइम चाहिए आप बैठो और दोनों डिस्कशन कर लो आपस में कि दोनों के बीच में क्या हुआ। जो भी कुछ घटित हुआ है उसके पीछे क्या रीज़न हुआ था या क्या ऐसा क्या हुआ जिसमें आप दोनों को लड़ना पड़ा? तो आप बैठिए और उसके बारे में सोच के आप फिर मुझे बताइए कि किसकी मिस्टेक थी या क्या रीज़न था। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं वो 10-15 मिनट के बाद वैसे ही वो मेरे पास आते थे और खुद ही बताते थे कि सर एक्चुअली ऐसा था कि हम दोनों ऐसे सीढ़ी उतर रहे थे और पीछे से वो किसी भाई का धक्का लगा, तो ये भाई का हाथ मेरे सिर पे लगा। तो मुझे लगा कि उन्होंने मुझे मारा होगा, तो फिर मैंने गुस्से में आके उनको मार दिया। तो गलती उनकी नहीं है, गलती मेरी है। तो ये जो है, सिर्फ़ इतना-सा हमने जस्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो उनको हमने सौंप दी और डिसीज़न लेने का वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनको सौंप दी कि भई आप ही डिसीज़न ले लो कि क्या कर सकते हैं इसमें। तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला और मेरे साथ में जो कोवर्कर थे, वो खुश हो गए, बोले सर ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। हम लोग तो पूरे दिन परेशान रहते थे यही सॉल्व करने में कि किसकी मिस्टेक है, किसको पनिशमेंट करें, किसको जाने दें और ये तो एकदम खत्म ही हो गया। तो कहीं न कहीं बच्चों को चॉइस लेने के लिए जब हम सौंप देते हैं कि भई आप चॉइस लो, आपको क्या करना है। तो
100% बच्चे बहुत ही राइट डिसीजन लेते हैं और ये सही में बहुत समझने की ज़रूरत है। और आज के पेरेंट्स मैं देखता हूँ, जैसे अभी मेरे ने कहा कि मैंने नई स्कूल मेरी शुरू की है, तो उसमें भी मैं जब बैठता हूँ, पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों के साथ, छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, नर्सरी, जूनियर, सीनियर के, तो बच्चे आते हैं, ऑफिस में कूदते हैं, तो पेरेंट्स देखते हैं, बोले, "चुप हो जाओ, अच्छे से बैठ जाओ, नहीं तो सर मारेंगे, सर डाँटेंगे।" तो अल्टीमेटली वो एक टीचर के बारे में पहले से ही मतलब एक वो अंदर एक बीज डाल देते हैं उनके सर में, कि स्कूल में भेजना मतलब मारना है, स्कूल में जाते हैं तो टीचर मारते हैं और टीचर हमेशा मारने के लिए ही होते हैं। तो मैं उनको उनके सामने ही उनको बता देता हूँ कि आपको अगर इसे स्कूल में भेजना है, तो आप प्लीज़ उनको मेरे नाम से डराइएगा मत, क्योंकि मैं उसको यहाँ डराने के लिए नहीं बैठा हूँ। और मैं वही बच्चों के साथ बहुत अच्छे से खेलता हूँ। बच्चे आकर के मेरे टेबल पे बैठते हैं, तो ठीक है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। बहुत अच्छे से सभी बच्चे खेलते हैं और ओएसिस के साथ जुड़ने के साथ एक स्पिरिचुअल ग्रोथ जैसा मैं फ़ील कर रहा हूँ कि ऐसा बदलाव आया है। ख़ास करके आज के जो कोविड का जो टाइम है, उसमें हम सभी ने देखा कि एक जो पेशेंस है, जिन लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, वो आज के इस कोविड के टाइम में कहीं न कहीं अ, क्या कहते हैं उन्हें, अपनी धीरज खो देते हैं और मतलब ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं कि वो नहीं लेने चाहिए। तो इस कोविड के टाइम में मैंने ये फ़ील किया कि मेरे अंदर काफ़ी ऐसे साइलेंट स्किल्ड थी, जो मुझे खुद पता नहीं थी कि मेरे अंदर भी ये स्किल्ड है और मैं ये कर भी सकता हूँ। तो मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा। लास्ट जब अपना कोविड का लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन के टाइम पे बिल्कुल मतलब कोई काम नहीं था, टोटली फ्री थे, घर के अंदर ही बैठना था। तो धीरे-धीरे मैंने स्केच स्टार्ट किया। मैंने लाइफ़ में कभी स्केच नहीं किए थे। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने बहुत ही अच्छे मैंने स्केच बनाए अपने दोस्तों के और आज भी मैं बाकी दोस्तों के और फैमिली मेंबर्स के स्केच बनाता हूँ। तो फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा मेरी आँखें खुल गई ऐसी, मतलब ऐसी मोटी हो गई आँखें कि ये अचानक मैं मतलब कैसे बना सकता हूँ? क्योंकि मैंने लाइफ़ में कभी ड्राइंग नहीं बनाया, कभी स्केच नहीं बनाया। और उसके बाद जब गणेश चतुर्थी आई, तो उसमें भी हमने एक छोटा-सा इनिशिएटिव लिया कि भई कोविड है और पैसे खर्च नहीं करने हैं, क्योंकि काफ़ी वो मिट्टी की मूर्ति लेते हैं इको फ्रेंडली, तो काफ़ी महँगी आती है, तो हमने सोचा चलो घर पे ही बना लेते हैं मिट्टी की मूर्ति। तो हमने कोशिश की, मेरे साथ मेरी वाइफ़ ने मुझे थोड़ा सपोर्ट किया और आप बिलीव नहीं करेंगे, इतनी अच्छी मूर्ति मैंने बनाई। तो जैसे ही किसी फ्रेंड को पता चली कि मैंने कुछ ऐसा बनाया, तो जैसे ही वो शेयर हुआ ग्रुप में, तो मतलब वो मेरे ऊपर ही आ गए कि नहीं, अभी तो बना के देना ही देना है और कुछ भी कर। तो 2-3 मूर्ति तो मैंने ऐसे उनको बनाई थी, लेकिन मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए इस साल के लिए भी मैंने एक इनिशिएटिव तय किया कि अब से हर साल खुद ही मिट्टी से मूर्ति बनाएँगे और अ, सभी दोस्तों को और रिलेटिव्स को भी गिफ्ट करेंगे, ताकि एनवायरमेंटल भी, तो कहीं न कहीं ये जो है, ये ओएसिस की देन है, मैं यही समझता हूँ। और हाल ही में ये स्कूल्स में मतलब मेरा नया स्कूल अभी शुरू किया है मैंने, तो मुझे अकेले ही बैठना पड़ता था पूरी बिल्डिंग में, क्योंकि स्टाफ का ज़रूरत नहीं था, स्कूल्स ओपन नहीं हुए हैं, ऑनलाइन एजुकेशन भी बंद था, तो कहीं न कहीं मुझे स्कूल्स में अकेले बैठना रहता था। तो लास्ट थोड़े महीने पहले 2-3 महीने लास्ट, इतना मतलब मेंटली इतना क्राइसिस रहता था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें? क्योंकि एक पेशेंस की भी एक लिमिट होती है कि भई और कितना पेशेंस करें? का कैसे मतलब
सरवाइव करें। तो धीरे 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 बस कभी हताश हो जाते हैं, लेकिन फिर से अंदर से वो धक्का मार के इंसान कहता है कि भाई तेरी गलती नहीं है, ये जो कुछ भी हुआ है वो तेरे हाथ में नहीं हुआ है, ना तो तेरी वजह से हुआ है, और तेरे जैसे लाखों लोग हैं जिनका यही हाल है। तो अगर तुम कुछ कर सकते हो तो वो करो, अगर कुछ नहीं कर सकते तो वेट करो। तो ये जो सोच है और अंदर से एक हिम्मत पैदा हुई, ये 100% ओएसिस की वजह से, क्योंकि जो ज्योतिर्दर के सेशन में जुड़ा उसके कारण काफ़ी ये बदलाव हुए हैं। तो अभी ऐसी जर्नी है कि बस जिए जाओ। तो ये जो मुस्कुराहट है ना, उसके पीछे का राज ओएसिस है, और कुछ भी नहीं। तो मैं ओएसिस का बहुत ही बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगा। थैंक यू वेरी वेल, मुझे चुनने के लिए, मुझे मौका देने के लिए, और मेरी जर्नी शेयर करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू जयेश भाई। आपके और भी बहुत सारे अचीवमेंट है, एक्चुअली जो पर्सनली बताने जाए ना तो पूरा एक सेशन आपका रखना पड़ेगा, बिकॉज एवरी टाइम मतलब कोई भी प्रोजेक्ट हमने हाथ में लिया है और इसमें वन ऑफ द टीम मेंबर जयेश भाई नहीं है, ऐसा था ही नहीं। बिकॉज मिसाल हो या एग्जाम की ऐसी की तैसी हो, डीआईसी में कोई फैकल्टी अगर हमें चाहिए या और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कहीं पे अटक रहे हैं, कुछ सपोर्ट चाहिए, so Jayesh bhai was always available and with a broad smile तो है ही, बट इतना अच्छे से और दिल से सपोर्ट करते थे ना, और हम लोग भी एकदम हक से उनको बोल सकते हैं कि जयेश भाई प्लीज यार ये काम है, आपको करना ही पड़ेगा। एंड ऑलवेज ही इज सपोर्टेड, एंड सेम वे उनके वाइफ ने भी ऑलवेज हमें सपोर्ट किया है। तो अभी उनके ही बैच में एक दूसरे हमारे फ्रेंड है, शी इज फ्रॉम नवसारी। तो निशा जी को मैं अभी इनवाइट करूंगी, निशा लाखानी। एक्चुअली उन्होंने ज्वाइन किया था ओएसिस मेनली अपनी डॉटर के लिए, कि एक बच्चे का सोच के उन्होंने सोचा था कि चलो मेरी बच्ची का कुछ मैं अच्छा कर पाऊंगी, मैं कोई अच्छी मदर बन पाऊंगी, इसलिए उन्होंने ओएसिस ज्वाइन किया। बट उसके बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बहुत सारे बच्चों को फायदा हुआ, बिकॉज शी इज वन ऑफ द ट्रस्टी ऑफ वन स्कूल। उनके हस्बैंड के साथ वो भी एक स्कूल में ट्रस्टी है, और बच्चों के लाइफ कैंप उन्होंने लिए हैं, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट में निशा जी ने कंट्रीब्यूट किया है। सो ओवर टू निशा बेन लाखानी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भैरवी बेन। पहले तो मैं अपनी शुरुआत ओएसिस मैंने कैसे ज्वाइन किया उससे करूंगी। एक्चुअली हम स्कूल के ट्रस्टीज हैं, राइट? तो थोड़ा मुझे पढ़ने का शौक है, तो लाइब्रेरी पे मेरी अच्छी खासी दोस्ती है और पहचान है। तो एक बार मुझे लाइब्रेरी से फोन आया कि ऐसा ओएसिस करके प्रोजेक्ट है और उसका इंट्रोडक्शन है, तो आपको अच्छा लगेगा, आप जाइए। तो जो इंट्रोडक्शन था तो उसमें हम गए थे। वहाँ महादेव भाई ने इंट्रोडक्शन किया कि ये बच्चों के साथ कैसे वर्क करते हैं, टीचर के साथ कैसे वर्क करते हैं, इसके लिए है। तो तब भी थोड़ा सा प्रोफेशनल एटीट्यूड ही था कि भाई चलो अच्छा बच्चों के साथ कैसे काम करेंगे, टीचर को कैसे हैंडल करेंगे वो पता चलेगा। तो फुल्ली प्रोफेशनली मैंने ये ज्वाइन किया था, और थोड़ा बहुत भैरवी दी ने बताया कि चलो मेरी बच्ची के साथ भी कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसे करके मैंने ज्वाइन किया था। फिर जब आई थिंक मेरा दिसंबर 2016 में पहला वर्कशॉप था और हमें सूरत जाना था। तो वहां जाते समय भी बहुत ऐसा था कि चलो प्रोफेशनली हमने बहुत सारे ऐसे वर्कशॉप किए थे कि जो प्रोफेशनली पे करके हमें वहां पे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो ये भी ऐसे ही सोच के मैं गई थी कि कुछ मुझे सीखने को मिलेगा जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ में मुझे बहुत काम आएगा। फिर हम वहां पे 3 दिन गए। तो 3 दिन के बाद मुझे जो फीलिंग आई वो हमारे मेंटर नीलेश भाई थे। तो मुझे ऐसी फीलिंग आई कि नीलेश भाई को मुझे हाय हेलो नहीं बोलना है, उनके पैर छूने हैं। और इतना फील गुड हुआ,
इतना ही मतलब फील गुड लाइक कि चलो बहुत अच्छा गया, अच्छी बातें सुनी, अच्छे तो थोड़ी प्रोफेशनल लाइफ से हट के इतना दिसंबर 2016 तक मेरा यही अप्रोच था। फिर जनवरी में मुझे नीलेश भाई का कॉल आया कि ऐसे ओएसिस वैली है और वहां पे रिट्रीट है और आप जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो फिर मैंने सोचा चलो, मेरे हस्बैंड बोले आप चले जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो तब भी मुझे ऐसा ही लगा कि चलो वहां पे जाएंगे तो कुछ ना कुछ हमें स्कूल रन करने में, स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेट करने में अच्छा रहेगा, कुछ हेल्प मिल जाएगी। तभी तक मेरा बिजनेस मतलब इस टाइप का ही प्रोफेशनल अप्रोच था। फिर वहां पे वैली पे गए तो अनबिलीवेबल वैली, जिसने जिसने देखी है वो वैली को मैं एक कोई कुछ भी वर्ड या शब्दों में बयान नहीं कर सकती। क्यों, वैली क्या है वो तो जो देखेगा वही जाए, मतलब वही समझ पाएगा कि क्या है। तो वैली पे भी हमने 3 दिन गुजारे वहां पे। मतलब जब तक वैली पे जाना था तब तक मुझे पता ही नहीं था कि ये रिट्रीट क्या होती है, क्या क्या करना है वहां पे, क्या होगा। पर अच्छा है, ऐसा करके गए थे, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि आगे का जो मेरा एक्सपीरियंस था 3 दिन का, तो वहां पे मुझे गुड फील हुआ। तो मैंने सोचा चलो यहीं पे भी अच्छा रहेगा, ऐसे करके गए थे। फिर 3 दिन सबका शेयरिंग सुना, थोड़ा कुछ मेरा भी शेयरिंग था। तो वहां पे गए तो एक ही शब्दों में ऐसे मुझे लगा कि दुनिया में ऐसी भी कोई जगह है जहाँ पे ऐसा कुछ होता है, और दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, ऐसा करते हैं। क्योंकि अभी तक हम क्या प्रोफेशनल लाइफ जिए थे, तो मेरे मतलब जो मेरे कांटेक्ट में आए थे वो फुली प्रोफेशनल होते हैं कि अपना कुछ फायदा ना हो तब तक कोई काम करते नहीं है। तो ये जो रिट्रीट के बाद जो कश्मीरियों का जो उनका जो स्पेशल जो शेयरिंग था, वो वहां पे सुन के मैं मेरे आंसू नहीं रोक पाई। फिर आप वहां पे आए, बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने घर पे आके मैं आई थिंक मैं 1 वीक तक मैं सो नहीं पाई, और पूरे दिन बस ओएसिस के फैमिली के साथ शेयरिंग करके ये इसने कुछ ऐसा बोला था, कुछ ऐसा बोला था। और मुझे नींद आती ना, तो नींद में भी ऐसा ही ऐसा लगता था कि मैं वैली पे ही हूँ और मैं वैली पे ये सब सुन रही हूँ। और यहाँ पे आके मुझे, मेरे घर पे आके मुझे ऐसा लगा कि दुनिया में कैसे लोग हैं जो कैसा करते हैं और मैं क्या कर रही हूँ। मुझे मुझे खुद पे इतना गुस्सा आने लगा और इतना मुझे लगा कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरे मेरे पास तो सब भी ऑप्शन है, मैं चाहूँ तो सब कुछ कर सकती हूँ, पर मैं ऐसे बैठी क्यों हूँ। और मुझे है ना बहुत, मतलब मुझे बहुत गिल्ट फील हुआ कि मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे भगवान ने इतनी अच्छी लाइफ दी है, इतनी अच्छी फैमिली दी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। फिर मैं महादेव भाई है और नीलेश भाई से है, उनसे बात की मैंने कि अभी मुझे ओएसिस के सारे प्रोजेक्ट में काम करना है। तो पता नहीं, धीरे धीरे सारे प्रोजेक्ट्स में मुझे लकीली काम करने को मिला। तो मैंने ड्रीम इंडिया कैंप किए हैं, लाइफ क्लास किए हैं, लाइफ कैंप किए हैं, मिसाल किया है, हाकल किया है। तो एग्जाम की ऐसी की तैसी इतने सारे प्रोजेक्ट पे काम धीरे धीरे होता रहा। तो यहाँ पे मैं ये शेयर करने बैठी हूँ कि मुझे क्या फायदा हुआ, बच्चों को क्या फायदा हुआ तो मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि क्या हुआ है, पर मुझे क्या फायदा हुआ है वो मैं बहुत अच्छे से बता सकती हूँ। तो पहले पहले जब मैंने ज्योतिधर ज्वाइन किया था, तो उसके बाद क्या होता है, कुछ धीरे धीरे मेरे में जो चेंज है, जो मुझे खुद को भी पता नहीं था कि ये चेंज मेरे में आ रहा है। तो स्टार्टिंग में जब अपने पर काम करना है, ओएसिस का पहला रूल है कि जो भी कुछ चेंज करना है वो खुद पे चेंज करना है, दूसरों से नहीं करना है। तो फैमिली की साइड से देखूं तो मेरे हस्बैंड है, वो प्यार तो करते ही थे मुझे, पर मुझे अभी उनकी आंखों में मेरे लिए प्यार और रिस्पेक्ट दोनों दिखती है। कि जो आज से पहले ओएसिस ज्वाइन करने से पहले मैंने कभी उनकी आंखों में इस तरह की रिस्पेक्ट और प्यार नहीं देखा था।
फिर बच्चों की साइड से बात करूं तो बच्चों की साइड से भी मुझे इतना मतलब प्यार मिल रहा है और रिस्पेक्ट मिल रही है। जनरली वो क्या है, हमारे गुजराती में एक कहावत है कि घर घर की कुछ वैल्यू नहीं है, मतलब घर में जो हो उनकी वैल्यू नहीं होती। तो कुछ ऐसा ही माहौल था घर में, तो मेरे बच्चे भी फिर धीरे धीरे मुझे रिस्पेक्ट करने लगे। तभी तक मुझे ऐसा उसका कुछ एहसास भी नहीं हुआ था कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, पर उनकी आंखों में मुझे प्यार दिखा। और मेरी इतनी अच्छी फैमिली लाइफ, मेरे सास ससुर है, मेरी फ्रेंड, सब मुझसे इतने अच्छे से प्यार से, और उनकी आंखों में रिस्पेक्ट मैं खुद फील कर सकती हूँ ना, ऐसे उनकी तरफ से मुझे वाइब्रेशन मिलने लगे थे। मेरी फ्रेंड्स कहती थी कि यार निशा अभी तेरे पास बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो छोटे छोटे चेंजेस आने लगे। फिर क्या होता है कि क्या चेंज, मैं आपको एक ऐसा कुछ ऐसा स्पेसिफाई नहीं कर सकूंगी कि मेरे में ये चेंज आए, वो चेंज आए, कि ये चेंज आए, मतलब पर मेरे पास शब्दों में मैं ऐसा बयान नहीं कर सकती कि मेरे में क्या चेंज है। मैंने मतलब हम कुछ भी हाकल है, मिसाल है या कुछ भी लेने को जाए तो सबसे पहले पहले मैंने दो तीन बार जो लेने गई थी, मतलब फैशन, तो मुझे खुद को ऐसा फील होता था कि ये मैं बच्चों के साथ कनेक्टेड नहीं हो पा रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि ये मैं ऐसा क्यों कर नहीं पा रही हूँ। फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ, क्योंकि मैं जो उनको बता रही हूँ वो मैं खुद तो कर नहीं रही हूँ, तो वो कैसे करेंगे। मतलब फिर मुझे ऐसा पता चला। तो अभी क्या होता है कि उनको सिखाने से पहले खुद मैं उनके ऊपर मेरे ऊपर वर्क करती हूँ कि भाई ऐसा उनको बोलना है तो पहले वो मुझे ही करना है। तो धीरे धीरे छोटे छोटे चेंजेस ऐसे आने लगे। अभी क्या है, और सबसे बड़े मेरे दो बच्चे हैं, एक 18 साल की बेटी है और 22 साल का बेटा है। तो हम लोग क्या वेल सेटेड फैमिली है। तो मुझे पहले बहुत ऐसा लगता था कि बच्चे, सादी भाषा में बोलूं तो ऐसा लगता था कि बड़े बाप की बिगड़ी औलाद, ऐसे मेरे बच्चों के लिए मुझे फीलिंग आती थी। पर जो लास्ट एक साल से मैं उनकी में ये कोविड के साथ हम बहुत साथ में रहे, और मैंने उनको जो थोड़े थोड़े करके पार्ट करके करके कुछ ना कुछ उनके साथ काम किया। तो अभी मुझे ऐसा लगता है वो अभी उनका जो थिंकिंग पैटर्न है ना, वो इतनी चेंज हो गई है, मतलब क्या मैं बताऊं कि कुछ भी ऐसा हो तो वो इतना अच्छे से रिएक्ट करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आज से 15-20 साल पहले तो इन्होंने ऐसा कभी रिएक्ट नहीं किया, अभी कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो मतलब मेरे साइड मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो थिंकिंग पैटर्न की परछाई उन पर भी धीरे धीरे पड़ने लगी है। अभी जो मुझे पहले ऐसा लगता था कि मेरे बच्चे, मतलब इतना उनका स्ट्रेस लेवल होगा क्योंकि आज से 10 साल की लाइफ, 10 साल के बाद क्या लाइफ होगी, तो मुझे बहुत चिंता होती थी कि मेरे बच्चे के स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा, अगर वो हैप्पीली लाइफ नहीं गुजार पाएंगे। अगर जो लास्ट 1 साल से उनकी थिंकिंग पैटर्न में जो चेंज आई है, वो चेंज देख के मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे रिलैक्स फील कर रही हूँ कि भाई जो होगा वो कर लेंगे, अपनी लाइफ से अच्छे से कर लेंगे और हैप्पीली जिएंगे। तो ये सारे चेंजेस मुझे मेरे बच्चों में दिखे। फिर मेरे हस्बैंड की साइड से बोलूं तो उनको भी मतलब क्या है कि पहले वो कुछ भी करना होता है तो मैं उनसे बात करती हूँ कि मुझे ऐसे ऐसे करके देना है। तो अभी मैं कुछ भी कहूँ कि ये मुझे करना है तो वो कभी ना ही नहीं बोलते। और स्पेशली जब भी ओएसिस के प्रोजेक्ट के लिए पूछती हूँ तो वो बोलते हैं कि आप मुझे ऐसे पूछा मत करो, आप ओएसिस के लिए कभी भी कहीं भी जा सकती है। मतलब उनको इतना फ्रीडम। और दूसरी कामों के लिए भी मैं कुछ कहूँ कि मैं ऐसा सोच रही हूँ तो बोलता है कि आप कर लो। पहले क्या थोड़ा डिस्कशन करना पड़ता था, थोड़ा उनके साथ मतलब थोड़ी बहुत रहता था, पर अभी वो बहुत स्मूथली चल रहा है। और जैसे मेरी लाइफ में ना जादू सा चल गया है। शायद मैं क्या कहना चाहती हूँ वो मैं आपको सब परफेक्ट शब्दों में बता नहीं सकती कि मेरी लाइफ में क्या चेंज आ रहा है, मगर ऐसा लगता है कि मेरी तो अभी लाइफ स्टार्ट हुई। अभी मैं 45 इयर्स की हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है यार मेरी जिंदगी शुरुआत तो अभी हो रही है। इतने अच्छे अच्छे और फिल्मी डायलॉग मारू तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरी फेवरेट हो गई हूँ। मुझे खुद पर इतना अच्छा लगता है। मैं खुद से प्यार करने लगी हूँ।
तो ये छोटे छोटे, पहले क्या होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं कैसी हूँ, फिर भी पहले क्या होता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और उनका पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं करता, तो मैं उसके बारे में नेगेटिव थिंकिंग करती थी कि भाई वो ऐसी ही है, वो उसको ऐसा ही है, वो ऐसी वैसी है, ऐसा सोचती थी। पर अभी उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग होगा दूसरे का, तो मैं पहले उसके बारे में सोचती हूँ, और सोचने के बाद भी मुझे मेरा और उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिल रहा है, तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि अच्छा वो ऐसे है और मुझे ऐसे ही उनको एक्सेप्ट करना है। मतलब सबसे बड़ा चीज में ये आया कि वो जो कोई भी वो जैसा है ना, उसको उनको ऐसे एक्सेप्ट करना मैं सीख गई हूँ। मतलब जो चेंज करना है, वो पहले क्या होता था कि मैं दूसरों में वो चेंज करने का मतलब उनको प्रयास करती थी कि भाई वो चेंज हो जाए, मगर अभी मैंने किसी को चेंज करना छोड़ दिया है, और उनको वो जैसे है ना वैसे उनको प्यार करना सीख लिया है। और स्पेशली जो हमारे नजदीक के जो रिलेशनशिप है, उसमें ये बहुत मुझे मतलब इतना फायदा हुआ है कि मेरे पूरी फैमिली, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो मेरी फैमिली जैसे स्वर्ग में रह रहे हो, ऐसा फील हो रहा है। और सबसे बड़ी मैंने बोला ना कि मैं जो जैसे उसको स्वीकार करना सीख गई हूँ। और जैसे जनरली कैसा होता है कि हम जब कोई भी, हमने आगे भी बहुत सारे प्रोफेशनल वर्कशॉप किए हैं, तो उसमें क्या होता था कि वो हमें एफर्ट डालने पड़ते हैं उनको इम्प्लांट करने के लिए, और वो प्रोफेशनली हमें ये सिखाते हैं कि भाई आपको ये बॉडी लैंग्वेज है तो आपको ऐसा करना है, उनका ये मैसेज पास हो सकता है, उनका वो मैसेज पास हो सकता है, और उसके लिए हमें थोड़ा होमवर्क या कुछ अपने में कुछ एफर्ट डालने पड़ते हैं। पर जो ये ओएसिस, आई थिंक मैं 4 या 5 साल से उनसे जुड़ी हुई हूँ, तो ये जो मेरे में जो चेंजेस आए हैं ना, वो मुझे तो बाद में पता चला है, पर दूसरों को ज्यादा पता चलने लगता है। और कैसा होता है कि अभी कुछ भी हो ना, चेंजेस करना हो, तो मैं खुद में ही वो चेंजेस करती हूँ, दूसरे के पास से नहीं। तो वर्कशॉप में कैसे छोटे छोटे मेरे में चेंजेस आए, उसका पता मुझे ही नहीं चलता। तो क्या होता है कि जब मैं अपने अपने पर काम करती हूँ ना, तो कहीं से ज्योति सर ने जो भी कुछ सिखाया होता है, कुछ भी किया होता है ना, तो वो है ना मेरे में ऑटोमेटिक इम्प्लांट हो जाता है, मुझे उसके लिए कुछ एफर्ट डालना ही नहीं पड़ता है। तो ये धीरे 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 मेरी लाइफ इतनी स्मूथ चल रही है, और इतना प्यार भरी मैं लाइफ जी रही हूँ। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक मैं ऐसा लग रहा है कि मैं सपना सा देख रही हूँ, क्योंकि मैं इतनी स्मूथली और इतनी प्यार भरी लाइफ जीती हूँ। जब हम हमारे वर्कशॉप में जाते हैं ना, तो मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं कि मतलब सबके शेयरिंग सुनना बहुत अच्छा लगता है, और उनसे इंस्पिरेशन भी हमें बहुत मिलती है। तो जो वो वाइब्रेशन है ना, उससे ऐसा लगता है कि मुझे तो पूरे लाइफ का ऑक्सीजन मिलता है। तो मेरे फ्रेंड्स मुझसे ऐसे बोलते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो बोलते हैं कि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, दैट मीन्स कि कुछ प्रॉब्लम है, राइट। तो मैं भी उस पर भी सोचती थी कि ये ऐसा हो सकता है, पर मैंने खुद भी बहुत सोचा, शायद पता नहीं वो इस चीज की वजह से मैं मेरी लाइफ को इतना इजीली रन कर रही हूँ कि शायद कोई प्रॉब्लम आ भी जाए ना, तो ओएसिस और ज्योतिधर ने हमें सिखाया है कि हमें कैसे उससे उसको उसमें कैसे मुश्किल से बाहर आना है। तो जब भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए ना, तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि वो प्रॉब्लम है, मैं बहुत इजीली उसको ओवरकम कर लेती हूँ। तो मेरे फ्रेंड मुझे मैं जब भी शेयरिंग में जाती हूँ ना, तो मुझे वही ज्योतिधर में शेयरिंग होता है, तो मैं वही बोलती हूँ कि मुझे तो ऐसा कुछ मतलब फील ही नहीं हो रहा है। तो शायद ये वजह है कि मैं प्रॉब्लम को फील क्यों नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे ज्योतिधर ने उसको ओवरकम करना सिखा दिया है, और वो उसको कैसे लड़ना है। तो अभी बहुत इजीली सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकल जाते हैं। और अभी तो मेरा लास्ट ईयर अभी बाकी है ज्योतिधर का, तो मतलब ये कोविड की वजह से नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं उसको इतना मिस कर रही हूँ, इतना, और ये सारे लोगों को मैं इतना मिस करती हूँ कि जैसे मेरी
सांस अटक जाती है जब ये सेशन कैंसिल होते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों नहीं हो पा रहे हैं। कोविड का सबसे मतलब कोविड में मुझे तो पर्सनली कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुए, पर मुझे बहुत कोविड से यही शिकायत थी कि हमारे ज्योति के सेशन क्यों रुके हुए हैं। तो ऐसा है, मेरी लाइफ ऐसी चल रही है। और थैंक यू सो मच प्रतीक भाई, भैरवी बेन, थैंक यू अखिलेश भाई एंड हार्डी, थैंक यू ओएसिस। थैंक यू निशा बेन फॉर हार्टफेल्ट शेयरिंग। राइट, आप जितने सिंपल हो ना, आप अंदर से इतना अच्छे से चेंज हो रहे हो ना, इसलिए आपको सारी चीजें अच्छी ब्यूटीफुल लगती है। आपका प्रॉब्लम को देखने का नजरिया बदल गया है ना, इसलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम बड़ा नहीं लग रहा है। सो थैंक यू ऑल द 3 फ्रेंड्स ऑफ ज्योतिर्धर, and keep spreading all the happiness, all the joy and all the love to the entire community। और बस बच्चों को बहुत सारा प्यार दीजिए और यही प्यार स्प्रेड करते रहिए। सो I'll give the mic to Hardi, conclude the session, right? और हार्दी, आप पोल लेना है तो you can launch the poll। यस यस। तो मुझे पता है, मुझे ऑलरेडी पता है कि आप सबको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा है। हम बस 3 शेयरिंग सुन के हम तो बस इमेजिन ही कर रहे थे कि बच्चों को क्या मिल रहा होगा। मतलब हमको ऐसा लग रहा था कि हमको अभी 1 घंटा में से 15-20 मिनट तीनों को सुन के, इंडिविजुअल सुन के अगर ऐसा फीलिंग आ रहा है, तो बच्चों को क्या मिल रहा होगा जो बच्चे इनसे जुड़े हुए हैं, जो निशा बेन के साथ जुड़े थे, परीक्षा, उनको क्या पॉजिटिविटी, मतलब उनके स्माइल में ही एक पॉजिटिविटी है। वो जब बोलते हैं तो ही ऐसा होता है कि नहीं सब बराबर है।